हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित तोमर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर पर। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। भाई, इसका जो आपका पेपर होगा, इसमें आपको एक अच्छा स्कोर करना है, तब आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं करना है तो आप जा सकते हैं। मैं और भी बता देता हूँ, ये वीडियो में हम लोग करीबन 125 क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आएंगे ही, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि हाँ भाई इसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए एक प्लेलिस्ट पहले से टारगेट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहाँ पे व्हाट्सअप का लिंक दिया उसमें ज्वाइन करिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। या साथ ही आप सर्च कर सकते हैं लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस बाय टारगेट गुरुकुल, तब भी आपको ये क्लासेस मिल जाएंगे। देखो, मैं आपको बताऊं, जब भी हम जब हम लीडरशिप या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पर आजकल बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती है, आपको एक बेहतरीन तरीके से अपना प्रेजेंट कैसे करना है वो प्रेजेंटेशन सिखाई जाती है। आप देखो, कहीं भी जाएंगे, आपने किसी ऑफिस को विजिट किया, किसी ऑफिस में आप जा रहे हैं काम मांगने के लिए, नौकरी के लिए, तो वो आपको कैसे जज करेगा? नौकरी के लिए अगर जा रहे हैं आप, तो आपको 2 मिनट में तो जज कर नहीं लेगा वो व्यक्ति। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि वो आपको पूरा एक रिज्यूम मंगाता है, जिसे हम लोग सीवी भी बोलते हैं। रिज्यूम मंगाता है, रिज्यूम मंगाएगा, रिज्यूम को हम लोग सीवी भी बोलते हैं। ठीक, उसमें आपके बारे में सारी चीजें लिखी होंगी। रिज्यूम क्या होता है? बहुत शॉर्ट होता है। ठीक, और आपकी अचीवमेंट्स जो भी होती हैं, आपकी जो उपलब्धि होती हैं, उन सबको हम लोग उसमें लिखते हैं, अचीवमेंट्स को लिखेंगे। ठीक, आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स उसमें रहती हैं, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उन चीजों को समझ जाते हैं, जान पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात होती है, इनका ध्यान रखना, और प्रश्न ऐसे ही आएंगे जो आप समझ जाएंगे। देखो, थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेते हैं, जिससे कि और बेहतरीन तरीके से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हिंदी में चाहें तो हिंदी में कर लेंगे, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों कर लेते हैं। ठीक है, द क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द प्राइमरी फोकस? प्राइमरी फोकस राइटिंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सेक्शन ऑन योर सीवी। क्या बता रहा है कि प्राथमिक फोकस क्या होना चाहिए किसमें? जब हम व्यावसायिक अनुभाग लिखते हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए? मैंने आपको वैकेंसी निकालनी, मान लो टारगेट गुरुकुल में वैकेंसी निकली आपकी टीचर की, लेकिन आपका जो अनुभाग है या फिर आपका जो पर्सनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो आपका है टेक्निकल में। क्या आप इस जगह पर एलिजिबल हैं टीचर के लिए? नहीं है, क्योंकि उसमें क्या पूछा है कि जब भी आप सीवी लिखें तो अपना उसमें अच्छे तरीके से अनुभाग लिख दें कि भाई मेरा इंटरेस्ट इसमें है, तो प्रोफेशनल डिग्री आपकी किसमें, वही तो लिखोगे। तो क्या होना चाहिए कि नौकरी की जिम्मेदारियां, कि भाई मैं टीचर की नौकरी में किसकी जिम्मेदारी ले सकता हूं, कि मैं मैथ पढ़ाता हूं, मैं साइंस पढ़ाता हूं, ये जिम्मेदारियां आपको लिखनी है उस नौकरी के बीच में। ठीक है, अगर वहां पर ऐसे आपका टेक्निकल का ब्रांच है तो उसमें आपसे पूछ रहा है क्या आपको वीडियो एडिटिंग आती है, क्या आपको जो आपके पोस्ट कार्ड या प्ले कार्ड जो भी बनाए जाने होते हैं वो आपको बनाने आते हैं, थंबनेल बनाना आता है, तो आप जरूर बताएंगे कि हाँ भाई। तो उसमें क्या होता है कि मैं नौकरी की जिम्मेदारी उसमें जरूर बतानी है कि हम लोग नौकरी को कैसे कैसे आगे करेंगे। ठीक है, यहां पर लिखा है कि सीवी व्हाट पर्पस ऑफ स्किल्स सेक्शन। ठीक है, सीवी में कौशल अनुभाग का उद्देश्य क्या है, बताइए। जब भी हम सीवी बनाते हैं तो सीवी में हमारा क्या दिखता है? भाई टेक्निकल स्किल दिखती है कि हमने कितने अच्छे तरीके से सीवी को डिजाइन किया। जब भी आप कोई कंप्यूटर कोचिंग ज्वाइन करते होंगे, आप कंप्यूटर कोचिंग जाएंगे तो आपको रिज्यूम बनाना सिखाएंगे, आपको सीवी बनाना सिखाएंगे वो लोग। तो सीवी बनाने का सीधा सा उद्देश्य है कि भाई कोई सीवी देखे, और इतना ऐसा नहीं कि फूल पत्ती लगा दो उसमें, वो सीवी नहीं होता, लेकिन हाँ एक टेक्निकल उसमें आपका शो होता है, तो तकनीकी कौशल का प्रदर्शन होता है, यानी कि शोकेस ऑफ टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, अपना सीवी प्रारूप करते समय निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित अभ्यास है? तो रिकमेंडेड द प्रैक्टिस व्हेन फॉर्मेटिंग योर सीवी। तो क्या ध्यान रखना है कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि सीवी को बहुत कंसाइज रखना है, यानी कि वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, यानी कंसाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रहे हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां बता दी, फिर आपने जब डाला यहां पर एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस में जाके फिर क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। नहीं, एक अच्छे तरीके से फॉर्मेट में होना चाहिए सीवी आपका। कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, यानी केवल एक पेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 15-20 पेज बना दे रहे हैं, एक पेज में होना चाहिए। जब भी आप सीवी बनाएं तो यहाँ पर नाम, पता, ईमेल आईडी ये सब लिखोगे, फिर यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहां पे लिखोगे, फिर आपने कहीं पर कोई अचीवमेंट्स किए तो उनके बारे में लिखोगे। तो ये एक सीवी का तरीका होता है। ठीक है, ओके, तो याद रखना क्या होगा, संक्षिप्त होता है और व्यवस्थित होता है। ठीक है,
सीवी का आदर्श लंबाई क्या होनी चाहिए? तो मेरे भाई केवल एक पेज में होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताई 10-15 पेज का सीवी कभी नहीं बनाया जाता, उसको कोई नहीं पढ़ता है। सीवी का मतलब है कि कम टाइम में आपके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाना। ठीक है, देखो अपने सीवी पर उपलब्धियों को सूचीबद्ध करते समय परिणामों की मात्रा निर्धारित करने का महत्व है। भाई देखो कि आपने कौन कौन सी क्वालिटीज हैं या फिर आपके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंस है, तो आप कैसे क्वालिफाई करें। अरे भाई वो आपको हेल्प करती है, इंपैक्ट डालती है सामने वाले पे। अरे भाई इसने तो इंटरनेशनल मैच खेला है, अरे भाई इसने तो ये किया है, तो एक इंपैक्ट जा रहा है उसके ऊपर, उसे लग रहा है कि भाई यही लड़का है जो कंपनी को आगे ले जा सकता है। अगर मान लो हमारी कंपनी एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही है और मुझे पता है कि आपने एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, आप एक बेहतरीन टीचर के साथ साथ में एक अच्छे मेंटोर भी हैं, आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो हम क्यों नहीं आपको लेंगे। वहां पर यही तो अचीवमेंट्स लिखनी होती हैं सीवी के अंदर। ठीक है, मैं आज आपको सीवी बनाना सिखा देता हूं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना भाई कम से कम। एक साक्षात्कार में मुझे अपने बारे में बताए प्रश्न के उत्तर देने का सबसे अच्छा तरीका। देखो अब बात आ गई आपकी किस पे, अब आपकी बात आ गई जब हम इंटरव्यू देने आएंगे तो क्या ध्यान रखना चाहिए। देखो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपसे पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए। आप बता रहे हैं मेरा नाम रोहित तोमर है, मैं फलानी जगह से बिलोंग करता हूँ, मैंने ये क्वालिफिकेशन की है, मैं कुछ दिन के लिए दिल्ली रहा था, फिर उसके बाद मैं लखनऊ आ गया, लखनऊ के बाद मैं ग्वालियर गया, ग्वालियर पर ऐसे आप बता रहे हैं। नहीं भाई, आप चीजें कम बताइए लेकिन उससे सारी जानकारी मिल जाए कि मेरा नाम ये है, मैंने अपनी जो डिग्री है वो इस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है, मेरी जो रुचि है मेरी इस विषय में। भाई छोटा रखिए और अच्छा रखिए। तो क्या है, प्रोवाइड अ ब्रीफ प्रोफेशनल समरी। मैंने बताई आपको, लाइक करो पहले जल्दी से, फिर और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और मैं आपको बता रहा हूं अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट फॉलो करनी होगी। ठीक है, साक्षात्कार से पहले किसी कंपनी पर शोध करने का उद्देश्य क्या है। देखो अगर आप टारगेट गुरुकुल में आप साक्षात्कार देने आ रहे हैं और हो सकता है कि आपका साक्षात्कार एचआर मैम ना लेते हुए, ठीक है, एचआर मैम ना लेते हुए सीईओ साहब ले रहे हो, कंपनी के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो आपका ले रहे हैं। ठीक, सीईओ आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको यही नहीं पता कि सीईओ कौन है इस कंपनी का, तो कम से कम आप जब जाएंगे तो उस कंपनी के बारे में ये पता रहना चाहिए कि ये कंपनी किस फील्ड में काम करती है। वो प्रश्न आपसे पूछेंगे जरूर, तो अपनी प्रतिक्रियाओं को तैयार करने के लिए, वास्तविक रुचि दिखाने के लिए वो उसको आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि कम से कम उस कंपनी के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। और हम लोग अगर वो कंपनी के बारे में नहीं जान के जाएंगे तो आप वहां पर उनसे क्या बता देंगे। टेल मी अबाउट ए टाइम व्हेन, मुझे उस समय के बारे में बताएं जब, तो आपने बताया जब आपने काम करना चालू किया तो आप क्या करेंगे, आप अपने पिछले अनुभवों के बारे में बताएंगे कि भाई मैंने पहले पहले यहां पर भी काम किया है, पास्ट एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा है और मैंने इस कंपनी में ये इस पोस्ट पर काम किया और मुझे इसके लिए जो भी अवार्ड मिलते हैं कि मंथ ऑफ द अवार्ड मिला या ईयर ऑफ द अवार्ड मुझे इस कंपनी के द्वारा मिला, ये सब आप बताएंगे। तभी तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ भाई आपको एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर के तरीके से बताइए कि इससे पहले मैं पढ़ाई करता था, मैंने यहाँ पे पढ़ाई की। व्यवहारिक साक्षात्कार के संदर्भ में स्टार पद्धति का क्या अर्थ है, क्या पूछ रहा है। स्टार, स्टार का मतलब क्या कहते हो, STAR। एस का मतलब होता है सिचुएशन, टी का मतलब होता है टास्क, ए का मतलब होता है एक्शन और रिएक्शन या वो रिजल्ट, सॉरी। कैसी सिचुएशन में आपसे कौन सा प्रश्न किया गया, तो इसमें 4 चीजें याद रखनी है, सिचुएशन, टास्क और एक्शन, यानी स्थिति, कार्य और कार्रवाई और परिणाम क्या आएगा उसके। ठीक है, साक्षात्कार के दौरान वेतन और लाभों के बारे में पूछना कब उचित है। अब देखिए आप गए सीधे, साहब नौकरी चाहिए, उसने इंटरव्यू किया, उसने बोला कि बताइए कैसी, फिर उसने पूछा कि आपका क्या अनुभव है कि आप कितना सैलरी लेना चाहते हैं। उसने आपसे पूछा, आपने से बोली 3 लाख रुपए, चलेगा चलेगा। अरे भाई कम से कम उसे लगना तो चाहिए कि हाँ ये कैंडिडेट मेरे लिए मेरी कंपनी में आएगा तो मेरी ग्रोथ होगी, तब आप उसके सामने डिमांड रखेंगे तो हो सकता है कि वो आपको ले ले। लेकिन आप उससे ही पहले अगर डिमांड रख देंगे तो बिल्कुल नहीं लेगा। तो याद रखना, आफ्टर रिसीविंग जॉबिंग ऑफर, यानी जब जॉब दे वो उसके बाद आपको बताना है कि भाई मुझे इतनी सैलरी चाहिए। अब लीडरशिप का क्वेश्चन है, नेतृत्व और प्रबंधन के बीच मूलभूत अंतर क्या है। अब देखो क्या कह रहा है, फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक, अब मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे मैनेजमेंट है, किसी चीज का मैनेजमेंट होता है, जैसे आप टारगेट गुरुकुल का, मैं सब कुछ टारगेट गुरुकुल का एग्जांपल दे रहा हूँ, दूसरी कंपनियों के नहीं दे रहा हूँ, ये टारगेट गुरुकुल कंपनी नहीं है, ये तो आपको ही पता है। ठीक,
तो हम लोग ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं जिससे आपको समझ आए। तो देखो मैनेज किया जाता है, मैनेज का मतलब ये होता है कि वो उनका ध्यान किस पे रहेगा, टास्क पे, कि भाई हमने ये कार्य दिया, ये कार्य पूरा हुआ कि नहीं, हमारा ध्यान किस पे रहेगा, प्रबंध किस पे ध्यान रहेगा, अपना कार्यों पर ध्यान रहेगा, ठीक है। लेकिन जो नेता होता है या फिर आपका जो लीडर होता है उसका ध्यान किस पे होता है, जनता पर होता है, कि मेरे साथ में मेरे लोग, देखो आज के नेता वैसे नहीं है लेकिन हकीकत में ध्यान यही होता है। नेता का काम ही क्या होता है, जो लीडर का काम ही क्या होता है कि अपनी कम्युनिटी की बात ऊपर तक पहुंचाने का काम ही होता है लीडर का। तो ठीक, जैसे आपके यहाँ भी कई छात्र नेता होंगे। कौन सा शब्द दूसरों को एक सामान्य लक्ष्य की ओर प्रभावित करने और मार्गदर्शन में क्षमता संदर्भित करने के लिए है? तो भाई नेतृत्व होता है, लीडरशिप का ही मतलब होता है कि वो किसी आदमी को गाइड कर रहा है। मैं अगर आपको गाइड कर रहा हूं तो कहेंगे ये यार इनका लीडर बन के बैठा है। होता है ना, जब कोई भी आंदोलन स्टार्ट होता है हमारी यूनिवर्सिटीज वगैरह, हम लोग शासन के जब कई आंदोलन करते हैं तो एक कोई ना कोई लीडर बनकर आता है जो हमें संभालता है, हमें गाइडेंस देता है। जैसे आप बीपीएससी का आंदोलन चल रहा है, उसमें रोहित सर थे तो लीडर बन के आए थे। तो क्या होता है कि कोई ना कोई आगे संभालने के लिए जरूर होना चाहिए, तो उसके ही अनुयायी बनकर हम काम करते हैं, ठीक है। आपने देखा कि जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब हमारे बहुत सारे लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, नेहरू जी थे, गांधी जी थे, तो ये सारे लोग थे, ठीक है। नेतृत्व संगठनात्मक संस्कृति कैसे योगदान करती है? देखो क्या कह रहा है कि लीडरशिप कंट्रीब्यूट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो क्या करेगा भाई, सेटिंग एग्जांपल एंड शेपिंग अ वैल्यूज। मैंने क्या भाई एक एग्जांपल सेट कर देगा कि उन्होंने कैसा काम किया, ऐसा काम करना तब जाकर हमारी जीत होगी। तो ये सारे एग्जांपल सेट कौन करता है, ये लीडरशिप की ऑर्गेनाइजेशन ही करती है। जैसे आपके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे काम करते हैं। नेतृत्व के संदर्भ में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व क्या है, पूछ रहा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीडरशिप सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अरे भाई इमोशनली अगर व्यक्ति नहीं है, अगर पत्थर दिल इंसान कहता है ना, तू तो पत्थर दिल इंसान निकला यार, अगर कोई इमोशनल नहीं है तो फिर आपकी भावना कैसे समझेगा, सोचो। तो इमोशनली इंगेज होने के लिए क्या होना चाहिए, ये भावनात्मक समझने के लिए प्रबंध में मदद करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी नेता का आवश्यक गुण है? तो कौन सा होता है, एक ऐसा नेता होना चाहिए जिसकी सोच कंजर्वेटिव नहीं होनी चाहिए, एक सोसाइटी के लिए काम नहीं करना चाहिए, एक जाति के लिए काम नहीं करना चाहिए, एक धर्म के लिए काम नहीं करना चाहिए, एक वर्ग के लिए काम नहीं करना चाहिए। नेता ऐसा होना चाहिए जिसकी सोच कैसी हो, खुली हुई हो, ओपन माइंडेड हो, सारी चीजों को एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट का मतलब ऐसी गलत चीज एक्सेप्ट ना करे कि गांजा पी रहे हो एक्सेप्ट करे नहीं, वो नहीं करेगा ना। तो एक्सेप्ट वही चीजें की जाती हैं जो सोसाइटी के नियम और जो उसके कानून है उनके बीच में आती है, ठीक है। तो याद रखना ओपन माइंडेड हमको नेता चाहिए, केवल एक सोसाइटी और एक धर्म और एक जाति के लिए काम ना करे, ठीक। अब नेता और प्रबंधक के बीच की बात करेंगे, यानी कि मैनेजर के बीच में। तो एक प्रबंधक मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? मैंने आपको क्या बताया कि उसका केवल एक ध्यान होता है, कार्यों पर ध्यान होता है। मैनेजर का काम क्या होता है, वर्क देखता है, और वर्क का मतलब ही सीधा सा है कि वो अपने लक्ष्य की ओर भाग रहा है, कि भाई मुझे आज ये टारगेट पूरा करना है, मुझे आज आपको ये पढ़ाना है, ये मेरा टारगेट है। तो मेरा मैनेजर क्या करेगा भाई, ये टारगेट पूरा करवाएगा, ठीक। लेकिन लीडरशिप होता तो क्या करेगा कि वो ध्यान रखेगा कि सोसाइटी में अगर मैं ये चीज लाऊंगा तो इससे क्या चेंज आएंगे, यानी कि पीपल्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। देखो इतने अच्छे से आपको कोई नहीं समझाएगा भाई, और अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक बैक कर लेना, ठीक है। नेताओं की संभावना अधिक होती है। देखो नेता कौन होते हैं, नेता कौन होते हैं, जो या तो इंस्पायर होते हैं या फिर मोटिवेटेड होते हैं। जैसे आपने देखा कि जब गांधी जी आ रहे हैं तो गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर कौन थे, बताइए जल्दी से, गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऐसे भगत सिंह जी आए तो उनके कौन थे, बताइए जल्दी, उनके भी पॉलिटिकल मेंटर थे। यानी हर किसी का कोई ना कोई पॉलिटिकल मेंटर होता है, या फिर हम लोग मोटिवेटेड होते हैं कि हम ये काम करेंगे तो इससे हमें ये फायदा मिलेगा, मिलता है कि नहीं। आपने देखा होगा कि ओबीसी का नेता ये है, एससी का नेता ये है, हिंदू धर्म का नेता ये है, तो ये क्या है, मोटिवेशन है इन लोगों का। तो क्या होता है, कोई या तो किसी से इंस्पायर होता है या फिर किसी के लिए प्रेरित करता है, इसलिए वो नेता बनता है, ठीक है। देखो मैनेजर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो भाई मैनेजर की होती है संसाधनों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रित करना, यानी कंट्रोल करता है रिसोर्सेस वगैरह पर, कि भाई जो रिसोर्सेस जा रहे हैं या फिर जो प्रोसेस हो रही है उसका ध्यान रखने का काम किसका होता है, मैनेजर का। एक प्रबंधक की सामान्य लक्षण क्या है, तो जो मैनेजर होता है उसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं कि वो कार्य को सौंपता है, यानी डेलीगेटिंग टास्क, वो टास्क को क्या करता है, देता है, ठीक है। लीडर्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद, लीडर्स किसके साथ जुड़े होते हैं, तो नेता किसके साथ जुड़े होते हैं, एम्बैरेसिंग चेंज एंड इनोवेशन के साथ में। नेता क्या चाहता है कि इस जगह पर कोई नया चेंज आए, रिवॉल्यूशनरी चेंज आए। जैसे हम लोग क्या चाहेंगे
अगर मैं आज आपका लीडर हूं तो मैं चाहूंगा कि एजुकेशन जो सेक्टर है या फिर एजुकेशन इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है, व्यवसायीकरण हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा कम करूं और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को एनजीओ के माध्यम से गांव गांव और शहर शहर तक पहुंचाई जाए। तो ये क्या होता है, इनोवेशन चेंज होता है किसका, लीडर का। लीडर चाहता है, मैनेजर केवल अपनी कंपनी और अपने टास्क पर ध्यान देता है। ठीक है, नेतृत्व में प्रभावी संचार का क्या माध्यम है, यानी कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन लीडरशिप। तो इट फोस्टर द अंडरस्टैंडिंग एंड कोलैबोरेशन, ये समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है। यार सीधी सी बात है, अगर आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छा बोल रहे हो, तो लोग आपको कनेक्ट करेंगे। और कम्युनिकेशन स्किल से ही तो मेन चीज क्या है, मैंने आपको शुरुआत में बताई कि लोग आपको इसीलिए ही कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स बेच रहे हैं, क्योंकि आप उन चीजों को समझना नहीं चाह रहे। अगर आपको भी सीखना है कम्युनिकेशन स्किल तो आज ही ज्वाइन करिए टारगेट गुरुकुल, नहीं मेरे साथ भी कर लेना। वैसे मिलते हैं जल्दी लखनऊ में कल परसों, ठीक है। किस नेतृत्व गुण में किसी के कार्यों और निर्णयों की जिम्मेदारी लेना शामिल है। देखो, जब हम किसी नेतृत्व के गुण में जब हम जवाबदारी लेंगे, यानी मान लो मैंने आपको यहाँ पर बुलाया सभा के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि आइए आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में, आज हमारी सभा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जो वहाँ का लीडर होगा उसके द्वारा ली गई। वहाँ पर अगर कुछ भी होगा तो परमिशन किसकी चेक की जाएगी, लीडर ने परमिशन ली थी कि नहीं ली थी। तो जवाबदेही होना जरूरी होता है। क्या होता है, जवाबदेही। ये प्रश्नों की आपको जो पीडीएफ है वो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर पढ़ लेना, और हिंदी इंग्लिश दोनों वाले ही पढ़ लेना भाई, ठीक है। मैं दूर हट जाता हूँ, मुझे लग नहीं रहा था कि दिख रहा है। जो नेता को सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं उनकी संभावना अधिक होती है। देखो, अगर आप किसी लीडर को इंपैथी दे रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट एंड अगर वैसा करना चाह रहे हो तो अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट द दियर टीम्स, यानी कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसकी टीम। देखो, मैं बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी अच्छे नेता, मान मत लेना, अब मैं बोल रहा हूँ मोदी अच्छे नेता है, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि मैं उनके कार्यों से प्रभावित हूँ और मुझे उनकी टीम को ज्वाइन करने का मन होगा, अगर मैं आपको लीडरशिप में काम करता हूँ। देखो, आपने बहुत सारे देखे होंगे जो अखिलेश यादव के फैन होते हैं, कोई लोग आपने देखा होगा राहुल गांधी के फैन है, कोई देखा होगा मोदी जी के फैन है, कोई योगी जी के फैन है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी, तो उनका ज्यादातर रहता है कि वो उस संगठन से जुड़ना चाहते हैं, फिर जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक नेता के लिए अनुकरणीय होने का मतलब क्या है, अनुकरणीय मतलब होता है अडेप्टेबल, कि हम सब लोग उसे अडेप्ट करें, तो क्या होगा कि परिवर्तन की ओर अपनाएं और नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाएं। यानी कि देखो, नए चेंजेस आ रहे हैं, उनके साथ में उसे तालमेल बिठाना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नेता नहीं होना चाहिए, मैंने पहले आपको बताया, ओपन माइंडेड होना चाहिए कि नई नई चीजें आ रही हैं, उन चीजों को सीखने का प्रयास करे और इन्हें धरातल पर कार्य के लिए उतारे। ठीक, तो हम लोग उसी नेता को पसंद करेंगे जो नेता तकनीकी और मतलब विकास के साथ 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 चले, ऐसा ना कि वो पुरानी बातें करने लगे। नेतृत्व के संदर्भ में दूरदर्शिता की भूमिका क्या है। जब हम बात करे थे तो रोल ऑफ विजन की बात करेंगे कि आपका विजन क्या है। तो विजन क्या है, टू इंस्पायर एंड गाइड द टीम टुवर्ड्स द कॉमन गोल, यानी कि हमारा एक प्रेरित होता है कि इस बार हमको उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है। ठीक, मैं आपको सारे एग्जांपल ऐसे ही दूंगा जो आपके कनेक्ट कर पाए। उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है तो हमारी टीम का सीधा सा गोल है कि हमको क्या करना पड़ेगा कि अपनी 404 सीटों में से 404 ही ना 403 है, तो मान लो हमको 202 सीट लेके आनी है, 2000 दो इतनी ज्यादा मतलब भाई, 202 सीट जीत के लानी है। इसके बाद हमारा क्या होगा कि हम लोग अपनी सरकार बना लेंगे। तो ये हमारा गोल है कि एक गोल सेट करना पड़ता है, तो सामान्य लक्ष्य बनाना पड़ेगा और अपनी टीम को प्रेरित करना पड़ेगा कि बाबू लग जाओ, सरकार अपनी आएगी, सरकार आएगी तो हम ये चेंजेस करेंगे। और कई लोगों को लोभ होता है कि आपको शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा, कोई किसी को राज्य मंत्री बनाया जाएगा, किसी को कोई मंत्री बनाया जाएगा। सब लोग अपने मोटिवेशन के लिए लगे होते हैं। हम कोई बनवाओ यार जल्दी जल्दी कुछ। अब देखो, इसमें पूछ रहा है कि राइटिंग सीवी लिखने की कौशल क्या होता है। तो सीवी का उद्देश्य, सीवी में जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका मतलब सीधा सा होता है कि कैरियर के लक्ष्य और आकांक्षाओं में व्यक्त करने के लिए। तो हम लोग जब सीवी में कोई चीज डाल रहे हैं तो हम लोग सीधा सा दिखाना चाह रहे हैं कि मेरी कैरियर में गोल्स क्या है या फिर मेरी एस्पिरेशन क्या है। ऑब्जेक्टिव का सीधा सा मतलब यही होता है सीवी के अंदर। ठीक है, आपको विभिन्न नौकरी और अनुप्रयोगों के लिए अपना सीवी कैसे तैयार करना चाहिए। तो अपना सीवी तैयार करने के लिए प्रत्येक कार्य की विशिष्ट आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए इसे अनुकूल करें। यानी कि मैं सीधी सी बात मैंने आपको क्या बताई, जब भी रिक्वायरमेंट्स की बात होगी, मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स की टीचर की, लेकिन आपके पास स्किल है टेक्निकल वाली या फिर आपके पास स्किल कुछ और है, तो आपको तालमेल तो बिठाना पड़ेगा ना सीवी का। तो रिक्वायरमेंट से तालमेल बिठाना पड़ेगा सीवी का, तभी तो आपको मैं रिज्यूम देखूंगा, मैं सोचूंगा ये तो टेक्निकल वाला बंदा है तो मैं दूर रख दूंगा रिज्यूम, मैं चेक ही नहीं करूंगा रिज्यूम आपका। तो रिज्यूम ऐसा ही बनाया जाता है, सीवी ऐसा बनाया जाता है जो आपकी उन चीजों से तालमेल बिठाए। ठीक, सीवी में रोल ऑफ कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है।
देखो नौकरी विवरण में मिलान और आवेदक के ट्रैकिंग सिस्टम से अवगत होने के लिए हम लोग कीवर्ड्स का यूज करते हैं। कीवर्ड्स का मतलब होता है छोटे छोटे कोई शब्द लिख दिया, ठीक, तो उनका होता है। तो देखो कंफ्यूज करने के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सारी चीजें तो नहीं होगी, फॉन्ट बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। क्या होता है नौकरी के विवरण में मिलने के लिए, यानी कि क्या करता है, टू मैच द जॉब डिस्क्रिप्शन गेट पास्ट एप्लीकेंट्स एंड ट्रैकिंग सिस्टम। यानी हमने देखा यार पुराने एप्लीकेंट्स इतने आए उनमें ये है, तो हम लोग उसमें कीवर्ड्स रखेंगे कि नहीं रखेंगे, कि सेम कीवर्ड्स मिल रहे हैं या फिर ये मिल रहा है, तो हम लोग कुछ तो गैप रखना पड़ेगा ना उनके बीच में। आपको अपने सीवी में रोजगार संबंधी कमियों को कैसे संबोधित करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो कोई बहाना बनाए बिना संक्षिप्त विवरण प्रदान करें। क्या लिख रहा है क्वेश्चन, हाउ शुड यू एड्रेस एम्प्लॉय गैप इन योर सीवी। अच्छा हाँ देखो, ये आपसे बहुत पूछा जाता है कि अगर आपने 2014 में डिग्री कर ली थी तो 2024 तक आप बेरोजगार क्यों हैं, इससे आप क्या करें। तो आपको वहां पर बहाना बनाना होगा कि मैं हायर स्टडीज के लिए यहाँ पे गया था, या फिर मैंने उस टाइम पर किसी एनजीओ में काम किया था। तो एक ऐसा बहाना बनाना है जिससे क्या होगा कि लोग समझें कि हाँ भाई इसने काम किया, ना कि ये फालतू घुमाया कुछ नहीं किया। तो आप बता सकते हैं कि मैं हायर स्टडीज के लिए, या फिर मैंने कोई ऐसा एग्जाम दिया, फिर मैं अपनी कोई स्किल डेवलप कर रहा था। तो ये बहाने आपको बताने होंगे ना, जो आपसे स्टडी गैप के बीच में पूछा जाता है। तो 2014 की डिग्री 2024 में आप सीवी दिखा रहे हो कि भाई नौकरी दो, और उसमें लिखा है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है आप, तो ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। विच सेक्शन सीवी इज मोस्ट सुटेबल फॉर लिसनिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। तो जब भी हम बात करते हैं कि हमको कोई सर्टिफिकेट वगैरह लगाने हैं, तो भाई स्किल्स वहां पर एक ऑप्शन होता है। तो स्किल्स वाले में हम लोग सारी चीजें डालते हैं कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मैंने ये खेला है, मैं ये करता था, मेरी रुचि ये है। तो हम लोग कब लिखते हैं, जहां पर हमारी टेक्निकल स्किल्स होती है, या फिर हम अपनी किस्म कौशल वाले सेक्शन में लिखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर आपका पर्सनल होता है, फिर जिसमें आप मतलब नाम पता ये लिखते हो, फिर नीचे आपका एक होता है क्वालिफिकेशन वाला, फिर नीचे आपका स्किल होता है, फिर आपका हॉबी होता है। इस तरीके से आपके सेक्शंस होते हैं। तो ध्यान रखना कि जब भी हम अपने सर्टिफिकेट या फिर अनुभवों की बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, अनुभव के तो लिए तो हम लोग एक्सपीरियंस में डालेंगे, लेकिन ये कहां पे डालेंगे तो ये याद रखो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंडिंग थैंक यू ईमेल आफ्टर एन इंटरव्यू। देखो मैं इंटरव्यू देने गया, आप वहां से निकल रहे हैं, थैंक यू सर कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। तो हमको ग्रीटिंग करना होगा भाई, उसको लगे कि हम्बल है, कितना हम्बल है, देखो हमने इसको काम दिया, देखो हमारे सामने झुक रहा है। भाई काम के लिए कुछ भी करना पड़ता है, ये मत सोचना अरे अपन नहीं झुकेगा, झुकेगा नहीं साला, तो झुक जाओगे सब। देखो काम के लिए देखो हमेशा ग्रेटिट्यूड दिखाते रहना चाहिए। हाँ अगर व्यक्ति गलत है, अगर उसकी इंटेंशन गलत है तब बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ अगर आपने उसके साथ कोई काम किया, या फिर आपके माता पिता हैं, या आपके गुरु हैं, या फिर आपके दोस्त हैं, दोस्तों में देखो गाली गलौज चलता रहता है वो ठीक है, लेकिन कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि उसकी गलती की वजह से, देखो छोटी छोटी गलतियों से रिश्ते नहीं तोड़े जाते, तो कभी कभी झुक जाना भी अच्छा है। तो यही है कि टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड टू रिट्रेट योर इंटरेस्ट, ठीक है। तो आभार व्यक्त करने से क्या होगा कि द्वारा रुचि आएगी, अरे भाई अच्छा यही व्यक्ति था क्या जिसको हमने इंटरव्यू लिया, अरे कितना मस्त आदमी है। तो ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग घर पे जाके मेल डालें, थैंक यू सर आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। जब एक साक्षात्कार में कमजोरियों के बारे में पूछा जाता है तो अनुशंसित दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो रिकमेंडेड अप्रोच क्या रखनी चाहिए कि एक वास्तविक कमजोरी बताएं और सुधार के प्रयासों पर चर्चा करें। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी क्या कमजोरी है, तो आप बता दीजिए कि मेरी ये कमजोरी है। आप बता दीजिए कि मैं ज्यादा देर तक बैठकर काम नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं योगा कर रहा हूं। आपको वहां पर सुधार जरूर बताने हैं। आप बताइए कि मुझे पढ़ना इतना पसंद नहीं है, न्यूज़पेपर किताबें तो पढ़ के, न्यूज़पेपर वगैरह मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं अपडेटेड कम रहता हूं, लेकिन हाँ मैं हालांकि डिजिटल मीडिया का सहारा ले लेकर थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखने का प्रयास करूं। तो इन चीजों के बारे में आपको बताना होगा, वहां पर सुधारों की जरूर बात करनी है। इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व। तो बॉडी लैंग्वेज भाई बिल्कुल है, बॉडी लैंग्वेज तो मेन होती है। जब आप बैठे हैं सामने कांप रहे हैं, आप कांप रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, तो सर मेरा नाम रोहित। अरे यार आराम से बैठिए, कंफर्टेबल होकर बैठिए, वो आपसे पहले ही बोलते हैं कंफर्टेबल हुई, फिर आप बताइए कि सर मेरा नाम रोहित है और मैं यहाँ पर पहले काम करता था। बॉडी लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना है, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, प्रॉपर हैंड जेस्चर होना चाहिए, हाथों का तालमेल बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ कहीं आ रहा है, बात कहीं आ रही है, लात कहीं आ रही है, थोड़ा सा ध्यान रख करके यही करना होता है। तो क्या है, इट कैन कन्वे कॉन्फिडेंस एंड नर्वसनेस। तो हमारा कॉन्फिडेंस को बचा कर रखता है और हमारी नर्वसनेस दिखाई नहीं देती है जब हम बॉडी लैंग्वेज सही रखते हैं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना होगा, हमें आपको नौकरी पर क्यों रखना चाहिए, बताइए हमें आपको नौकरी पर क्यों रखना चाहिए। तो आपको वहां पर बताना है कि भाई देखो मैं क्या हूं, ये तो मत बताना मैं बहुत आलसी हूं, वहां बताना है कि देखो मैं क्या हूं, कि कौशल मेरे पास स्किल्स हैं, मेरे पास अनुभव है दूसरी कंपनियों में जहां पर मैंने काम किया, तो मैं अपना अनुभव आपकी कंपनी में लगाऊंगा और आपकी कंपनी को और ज्यादा ग्रोथ पर ले जाऊंगा।
तो उसे लगे हाँ भाई बंदा तो काम का है। आप बता रहे हैं सर रख लो, पैसे की जरूरत है, नौकरी नहीं मिल रही है, देख लो हो जाता। ऐसा नहीं बोलना है कि हाँ भाई मेरे पास वो पावर है, वो मेरे पास तो वो एनर्जी है कि मैं उसे कंपनी में लगाऊंगा जहां पर मुझे दिन रात मेहनत कर मैं इस कंपनी को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाऊंगा। तो ऐसी बातें आपको बोलनी पड़ेंगी, थोड़ी सी फेंकनी पड़ती है, ठीक है। शोकेस हाउ योर स्किल्स एक्सपीरियंस अलाइन विद द कंपनी नीड्स। तो कंपनी की जरूरतों से आपका जो भी आपके पास डिग्री वगैरह वो कैसे तालमेल खाती है, ठीक है। मुझे उस चुनौती के बारे में बताएं जिसे आपने पार कर लिया है, प्रश्न का उद्देश्य क्या है, ठीक। देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द पर्पस, टेल मी अबाउट चैलेंज टू हैव ओवरकम। तो किसके ऊपर, तो टू इवैल्यूएट योर प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग रेजिलियंस स्किल। अब बता देना कि मैंने सर मुझे पता चल गया था कि मेरी कमी ये है तो मैंने उसका सुधार किया है, और मान लो मेरी स्किल में ये कमी थी तो मैंने इस स्किल को और अच्छे से सुधारा है। तो यही तो बताना है। अब आपसे पूछा जा रहा है दूसरी कंपनी से क्यों निकाले गए, पता चला कि आपको एआई चलाना नहीं आता था, चैट जीपीटी का यूज करना नहीं आता। तो आप बताइए कि मुझे नहीं आता था, पर हाँ मैंने हालांकि उन चीजों को सीख लिया है और उस बीच में मैंने ये काम भी किया है। तो आप वहां पर फोकस कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेतृत्व की, लीडरशिप की बात करेंगे। तो प्रभावी नेतृत्व में सत्यनिष्ठा की भूमिका निभाती है। बताइए क्या होती है, तो ये है विश्वास और विश्वसनीय बनाता है। पहली बात मैंने बताई थी कि जब भी हम बात करेंगे लीडरशिप की तो क्या करता है, लीडरशिप इट बिल्ड द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अगर आप इफेक्टिव प्ले कर रहे हैं, इंटरेक्टिव प्ले कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं जुल रहे हैं, तो क्या होगा, तो वहां पर आपकी टीम के बारे में पता चलेगा और आपके बारे में पता चलेगा, और आपसे क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। एक नेता किसी टीम को कैसे प्रेरित करता है। मुझे आपको प्रेरित करना है तो मैं आपके लिए क्या करूंगा, मैं आपको बड़ी बड़े सपने दिखाऊंगा कि आप हमारी पार्टी से जुड़ते हैं तो दिल्ली जैसी सड़कें, जबकि दिल्ली में अच्छी नहीं है ऐसे हम बोल रहे हैं कि मतलब कोई विकासशील देश, अमेरिका जैसी सड़कें बनाएंगे, आपके यहां पर 24/7 बिजली रहेगी, आने जाने के लिए बस सुविधा, रेलवे सुविधा, हवाई यात्रा भी मिलेगी, बीच बीच में आपके महोत्सव होते रहेंगे, समय समय के अनुसार छात्रों को छात्रवृत्ति भी मिलेगी, साथ ही अच्छे विश्वविद्यालय और विद्यालय खोले जाएंगे। तो हम लोग क्या लोहा जाएंगे एकदम टीम मारे भाई, कहेंगे हम फिर लगा देंगे नारे पीछे, हमारा नेता कैसा हो, रोहित भैया जैसा हो। तो ये सब क्या करना होता है, थोड़ा सा शोकेस करना होता है, ठीक है। तो ये लोग हमको क्या करेंगे, एक फोस्टरिंग करेंगे, यानी कि सकारात्मक और समावेश वातावरण बनाएंगे, यानी कि पॉजिटिव नेचर बनाएंगे वहां पर, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा तो हम लोग को लगेगा अरे यार ये तो हमारे काम के लिए बने हैं, बिल्कुल हमारा ही तो काम सोच रहे हैं ये। दूरदर्शी नेता कैसा होने का क्या महत्व है, जो आगे की सोचता है, यह दिशा और उद्देश्य की भावना को प्रेरित करता है। क्या करता है कि जो विजनरी लीडर होता है, ठीक है, जो विजनरी लीडर होता है वो क्या करता है, क्या लिमिट क्रिएटिविटी करेगा, नहीं बिल्कुल करेगा। हिंडरिंग द गोल्स अचीवमेंट, अरे यार उसमें क्यों बाधा बनेगा, गोल हमें अचीव करना उसमें क्यों बाधा बनेगा। इंस्पायर द सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस, हाँ भाई ये करेगा, एक विजनरी लीडर होगा तो बताएगा कि हमारा ये डायरेक्शन और हम इस डायरेक्शन से जाएंगे तो हमारी विजय निश्चित है। तो ये विजनरी लीडर होता है, उसे पता रहता है कि भाई इस रास्ते से जाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। हम तो नहीं हम नहीं जाएंगे भाई, एक विजनरी लीडर होना जरूरी है। विजन थोड़ा अच्छा रखिए और आप नेतृत्व करिए, निश्चित है कि आपकी विजय। एक काम करिए, आप छात्र नेता बन जाइए भाई, बहुत स्कोप था पहले जब छात्र संघ बहाल थे 2018 तक। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं तो मुझे इसके बारे में काफी पता। मैं अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में हूँ, तो अगर छात्र संघ बहाल होता है तो हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा नेता कैसा हो, नारा तैयार रखा जाएगा। इन लीडरशिप व्हाट इज द रोल ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन प्रतिमंडल का क्या रोल होता है नेतृत्व में। अरे भाई प्रतिमंडल बनाया जाता है, प्रतिमंडल डेलीगेशन होता है, वो क्या करता है, टीम के सदस्यों को सशक्त बनाता है और कार्यों के लिए वितरित करता है। अगर मैंने डेलीगेशन बना दिया, मैंने बता दिया कि ये डेलीगेशन है, आपने देखा होगा अलग अलग पार्टीज में अलग अलग होते हैं, एक होता है यूथ विंग, एक होता है वुमेन विंग, एक होता है स्टूडेंट विंग। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग डेलीगेशन है, ये अलग अलग काम अपना बांट रहे हैं। तो इंपावर द टीम को इंपावर कर रहे हैं। अगर देखो एक ही व्यक्ति अगर सारी टीम को चलाना चाहे तो नहीं चला पाएगा, अलग अलग टीम को थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाए तो अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। जैसे हम भी इलेक्शन लड़ते थे, अब आप कहेंगे कब लड़ते थे, तो इलेक्शन जब यूनिवर्सिटीज वगैरह में इलेक्शन होते हैं तो हमारे टाइम पर नहीं हो पाया है, हालांकि हमने तैयारी काफी की है तो हमें पता है। तो हम लोग जब भी बात करते हैं तो हमको अलग अलग यूनिवर्सिटीज या अलग अलग डिपार्टमेंट में बताते थे कि साइंस में हमारी डेलीगेशन ये रहेगा और इनका काम ये है, ऐसे हम आर्ट डिपार्टमेंट में ये है, लॉ में ये है, तो हम लोग डिपार्टमेंट बांट देते थे जिससे कि आसानी से हम लोग कर पाए। फिर वो बताते कि भैया आ जाओ, आज की मीटिंग यहाँ पे, भैया आ जाओ वहाँ पे मीटिंग है, तो इस तरीके से बनाना पड़ता है। तो डेलीगेशन का यूज क्या होता है कि टीम के सदस्यों को सशक्त बनाना और कार्यों को विवरण करना होता है, वितरित करना होता है कि भाई आपको ये काम करना है, मेरी आपकी जिम्मेदारी ये, रोहित की जिम्मेदारी ये बताया जाता है।
नेता किसी टीम के भीतर नवाचार कैसे बढ़ा सकता है? भाई देखो, कोई नेता है वो अपनी टीम के अंदर फोस्टर इनोवेशन का यूज कैसे करता है? बाय प्रमोटिंग कल्चर एंड क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मुझे पता है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी आई, भाई आम आदमी पार्टी ने जो रील का यूज किया ना, दिन रात रील आ रही है, यूट्यूब पर चैनल उन्हीं का था पहले। फिर राहुल गांधी ने जब पद यात्रा की तो उन्होंने उन चीजों को सीखा और उनका भी उन्होंने रील बनाना चालू किया, तो जनता और जानने लगी। बीजेपी वाले भी कर रहे हैं ये सब। उस ये सफेद कपड़ा सुनिए ना, ये सफेद कपड़ा चलो अपन नहीं पहने, बच गया। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है कि हम लोगों को एक्सपेरिमेंटेशन जो भी हो रहा है उनका यूज करते रहना चाहिए। मान लो एआई अभी आ गई, तो हम लोग एआई का यूज करें, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से हम लोग अपने नेतृत्व के लिए यूज कर सकते हैं। हम उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर मैं छात्र नेता हूं तो हमारे विश्वविद्यालय की क्या प्रॉब्लम, हमें पता है कि पीवाईक्यूज प्रोवाइड कराने, तो हम चैट जीपीटी के माध्यम से पीवाईक्यूज के अच्छे आंसर लिखवा करके एक बार अपना एवेल्यूएट करके टीचरों के द्वारा फिर उनको हम लोग एक ऐप बनाकर अपलोड कर सकते हैं। टेक्निकल यही तो एक छात्र नेता को लोग पॉजिटिव लेंगे, अरे भाई हमारा नेता कैसा हो, रोहित भैया जैसा हो। तो ये चीजें करनी पड़ती है। अगर आप किसी फील्ड में हैं, अगर आप विधायकी के चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक आपको पता है कि गांव की क्या समस्या है, तो आप समस्याओं का समाधान टेक्निकल माध्यम से कर सकते हैं। अगर मुझे मैसेज कन्वे करना है तो मैं इंस्टाग्राम पर भी स्टोरी लगाऊंगा तो लोग देख लेंगे मेरी स्टोरी। तो ये भी तो एक तरीका है ना। तो हमेशा कैसा रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेटिव होना चाहिए, रचनात्मक और प्रयोगात्मक। अरे यार वीडियो बहुत लंबा हो गया यार, मुझे लग रहा है कि आप लोग गालियां वालियां दोगे अभी। सॉरी भाई, सॉरी। पढ़ लो, बहुत अच्छे तरीके बता रहा हूँ। जो अगर कोई भी प्रश्न आएगा आप कर लोगे, इस तरीके से करोगे। नेताओं की संभावना अधिक होती है। तो देखो, प्रेरित और प्रेरित करने वाली, मैंने क्या बताया कि वो या तो इंस्पायर होंगे या फिर मोटिवेटेड होंगे, वो कहीं ना कहीं से। नेता वही बनता है, अच्छा विधायक नहीं, ऐसा नहीं बनता। नेता वो बनता है जिसे कुछ चेंज लाना हो। ठीक है, देखो आजकल लोग हैं जिनके पापा विधायक, तो उसके बाद विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, वो भी ठीक है भाई, फिर भी तो वो संघर्ष कर रहे हैं ना। आप लड़िए, आप आइए संघर्ष के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे तो नहीं। मैनेजर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, मैनेजर किसके लिए होता है, तो कंट्रोलिंग एंड रिसोर्सेस पर्पस। ये तो हम लोग अभी कर चुके हैं, नहीं बात को वापस तो नहीं कर दिया गया, देखते हैं। देखिए, नेता चुनौतियों और असफलताओं को कैसे निपटते हैं। तो अगर नेता है, उसके सामने कोई क्या आ गया, चैलेंज आ गए या फिर उसके सेटबैक्स आ गए, तो कैसे करेगा, लर्न फ्रॉम फेल्यूर्स देम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। अब मान लो मैं इलेक्शन हार गया, ठीक, मैं इलेक्शन हार गया, मुझे पता चल गया कि किसने की है तो पता चलेगा गद्दारी कर, तो हमको पता चलेगा कैसी कैसी गद्दारी हुई। हमको पता चलेगा कि हमारी क्या कमी रही थी, हमने एक अच्छे तरीके से अपना जो कैंपेन था उसको रन नहीं किया, हमारी टीम कुछ जगहों पर नहीं पहुंच पाई, हमने अच्छे तरीके से स्टूडेंट से कम्युनिकेट नहीं किया। तो ये कमियां पता चली, उनको हम लोग क्या करेंगे, सुधार करेंगे और नेक्स्ट इलेक्शन में और अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। तो ये होता है, क्या होता है, लर्न फ्रॉम फेल्यूर्स देम एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक, नेता बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो भाई देखो, नेतृत्व की सक्रिय श्रोता होने का क्या महत्व है। अगर आप एक इफेक्टिव लिसनर हैं या फिर एक्टिव लिसनर हैं, एक्टिव, तो क्या होगा कि आपके पास में फोस्टर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, कि आप प्रभावशाली संचार और समझ सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। अगर देखो मैं एक अच्छा सुनने वाला हूँ, मतलब मैं तो नहीं हूँ, अगर मैं आपकी मेरी बात आप सुन रहे हो तो आपको क्या लग रहा होगा कि हाँ भाई ये तो हम भी कर सकते हैं, हाँ भाई ये प्रश्न तो हम भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि आपके अंदर क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन एक तो डेवलप हो रहा है कि कैसे बातचीत करनी होती है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है। तो एक लिसनिंग करने वाले को, सामने वाले को ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, नेताओं के लिए लचीलेपन एक महत्वपूर्ण गुण है। वो क्यों है, वो ये पूछा जा रहा है। तो ये नेताओं को चुनौतियों और सफलताओं में उभरने में मदद करता है। भाई देखो, कोई भी लीडर है अगर वो रेजिलियंस है तो उसके लिए क्यों है, क्योंकि इट हेल्प टू लीडर बाउंस बैक एंड चैलेंजेस। अगर कोई नेता लचीला है, मतलब मान लो उसे पता है अगर मान लो मेरी गलती हुई है, अगर मैं हार गया इलेक्शन, तो उसके बाद वो उस क्या बोलते हैं यार, अरे यार मान लो चुनावी क्षेत्र में जाए ना, कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए ना, प्रचार ही ना करे, वापस से वो लोगों से ना मिले, तो क्या वो दूसरी बार इलेक्शन जीतेगा, नहीं जीतेगा। तो हमेशा जब भी आप नेता को हमेशा लचीला रहना चाहिए। भाई हार गए तब भी धन्यवाद, जीत गए तब भी धन्यवाद। ठीक, और समय समय पर लोगों से मिलते रहना चाहिए, काम कराते रहना चाहिए। यही पूछा जा रहा है कि नेताओं के क्या गुण है। ठीक, जो नेता विनम्रता प्रदर्शित करते हैं उनकी संभावना अधिक होती है, क्योंकि मजबूत रिश्ते बनाए जाते हैं दूसरों के साथ सहयोग करने से। आपने देखा होगा, जो नेता सबके साथ हाथ मिला रहा है, और बढ़िया भाई, बाबू बढ़िया, बाबा नमस्कार, चाचा राम राम, बढ़िया, बस बस आपकी कृपा है, कृपा है। तो हम लोग कहते हैं यार कितना बढ़िया आदमी था यार, कितने हम्बल है, तो हमसे भी राम राम करके जा रहा है। फोटो खिंचा रहा है, फोटो खिंचाने गए सेल्फी लेके खुद ही कर रहा है, लाओ सेल्फी हम ले देते हैं। हमको लगेगा भाई इतना भाई अच्छा आदमी है, मोदी जी हमारे साथ सेल्फी लें, हम लोग तो वोट हमेशा उनको ही देंगे।
तो यही तो है, यही तो होता है यार कि क्या करता है, मजबूत रिश्ते बनाता है, हमारा और उनके साथ में एक अच्छा रिश्ता बनता है, और क्या होता है, दूसरों के साथ सहयोग होता है। ठीक, तो यही होता है एक तरीके से। उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करने का क्या अर्थ है बताइए। टीम से अपेक्षित व्यवहार और कार्यनीति में प्रदर्शित करना होता है कि भाई, एग्जाम्पल बताना था वो मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या है, एक नेता एक टीम के भीतर विविधता समावेश को कैसे बढ़ावा देता है, यानी कि टीम में क्या करेगा, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की बात करेगा, तो क्या करेगा, विविधता और को महत्व देने का, समावेश का वातावरण बढ़ावा देकर, ठीक है, उसको क्या करेगा, एक इन्वायरमेंट बनाएगा, इन्वायरमेंट को क्या करेगा, फोस्टर इंक्लूजन करेगा। फोस्टर इंक्लूजन मतलब बढ़ावा देना होता है। ठीक, तो आप समझ गए ना मेरे भाई। और ये राइटिंग स्किल की बात करें कि कैसी राइटिंग स्किल होनी चाहिए। सीवी अगर होता है उसमें रेफरेंस का मतलब होता है, रेफरेंस वाले सेक्शन में क्या होता है, तो रेफरेंस वाले सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, टू ऑफर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल फॉर प्रोफेशनल रेफरेंस, हम लोग वहां पर क्या करेंगे, ईमेल आईडी देंगे, हम वहां पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर देंगे। ठीक, देंगे नहीं, हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, और उसके माध्यम से क्या होगा, उसके माध्यम से क्या होगा, उसके माध्यम से वो हमसे संपर्क कर सकते सामने वाली टीम। तो रेफरेंस में याद रखना क्या देना होता है, याद रखना। आपको विशिष्ट वरिष्ठ स्तर की भूमिका की तुलना में प्रवेश स्तर की स्थिति के लिए अपना सीवी कैसे तैयार करना चाहिए। सीवी फॉर एंट्री लेवल पोजीशन टू कंपेयर द सीनियर लेवल रोल, तो एम्फेसाइज से रिलीवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, मैंने आपको बार बार बताया, अगर हमको किसी पोस्ट को आगे बढ़ाना है, मान लो मैं पहले यहाँ पर कोई और काम करता हूँ, मैं मान लो यहाँ पर टीचर हूँ, मुझे मैनेजर बनना है, तो मैं उस तरीके की स्किल डालूंगा कि भाई मैंने मैनेज किया है, तो स्किल तो आनी चाहिए ना। तो हम लोगों को वहाँ पर क्या करेगा, हमें रिलीवेंट स्किल के बारे में बताना पड़ेगा, एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा कि हमारा इस जगह पर एक्सपीरियंस है कि नहीं है। बार बार एक ही जैसे प्रश्न है, और मुझे लगता है आप लोग अच्छे से कर लेंगे इनको। ठीक है, सीबी के शिक्षा अनुभाग में आमतौर पर कौन सी जानकारी देनी होती है, भाई डिग्री के बारे में बताना होता है कि आपने कौन कौन सी डिग्रियां ली हैं। ठीक, आपने कौन कौन सी डिग्रियां ली हैं, तो वो आपको डिग्रियों के बारे में जानकारी देनी होती है। ठीक, अब आपको पता चल गया, रेफरेंस में आपको कॉन्टेक्ट डिटेल देनी होती है, स्किल में आपको स्किल्स के बारे में बताना होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको डिग्री बतानी होती है, संस्था बतानी होती है कि और आपने क्या उसमें ग्रेड वगैरह प्राप्त किया। फिर नीचे के अचीवमेंट्स का ऑप्शन होता है, तो अचीवमेंट्स में अपनी अचीवमेंट्स बतानी होती है कि भाई मैंने इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पार किया, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो देखो ये पीडीएफ आप लोग टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर लेना। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें अभी हैं हम जिनको हमें करना होगा, और एक प्लेलिस्ट है जिसे आपको फॉलो करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हम लोग इसके ऊपर कल भी वीडियो ला सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर आप लोग देखोगे नहीं, यही दिक्कत है, नहीं तो मैं करा तो मैं पूरा दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बात तो एक ही बार हो रही है बार बार कि आप अपने सीवी को संभावित नियोक्ता के समान कैसे खड़ा कर सकते हैं, यानी कि सीवी स्टैंड फॉर पोटेंशियल एम्प्लॉयर की बात करें तो हाईलाइट करना होगा रिलेवेंट अचीवमेंट्स एंड, भाई अगर मुझे एक बंदा चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये बंदा चाहिए, ये पोस्ट है उसके लिए और ये क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो मैं तो आपको ही लूंगा ना। तो वही तो कह रहा है कि रिलेवेंट होनी चाहिए, बस उसको क्या करना, हाईलाइट करना है आपको चीजों को। साक्षात्कार से पहले कंपनी के शोध करना क्यों महत्व, तो ये बार बार बता दिया भाई, शोध करना इसलिए महत्व है कि हमको वहां के बारे में पता होना चाहिए, वर्क कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, सच में काम होता है कि नहीं होता है, और हमको उन कंपनी के बारे में पता है, वो पूछ ले कि मेरी कंपनी के बारे में आप क्या सोचते हैं। आप कह रहे हैं सॉरी मुझे तो ये नहीं पता कि आपकी कंपनी एजुकेशन फील्ड में काम करती है कि टेक्निकल फील्ड में काम करती है। भाई कम से कम कंपनी के बारे में पता करके जाना चाहिए। तो यही है सब बताना है कि अपनी प्रतिक्रियाओं और अनुकूल वास्तविक दिखाने के लिए हमें कंपनी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। साक्षात्कार में आपको अपनी सबसे बड़ी व्यावसायिक उपलब्धि के बारे में पूछे प्रश्न को कैसे संभालना चाहिए। देखो आपसे कोई चीज पूछी जा रही है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके अचीवमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि बताइए रोहित, आपने 3 साल टारगेट गुरुकुल पे पढ़ा है, आपको क्या लगता है कि आपने उस कार्य को सही ढंग से किया। तो मैं बताऊंगा बिल्कुल सर, मैंने पिछले 3 वर्षों से टारगेट गुरुकुल के साथ में काम किया, और टारगेट गुरुकुल में मैं एज अ फाउंडिंग मेंबर भी हूँ, और उसको बना करके हमने कई हजार छात्रों का भला भी किया। एग्जाम्पल भी देना है ना, जिसमें हमारे साथ विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय,
गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं जिनको हमने ना केवल प्रवेश परीक्षाओं में बल्कि हमने उनके जो स्नातक की परीक्षाएं उनमें भी मदद की है। तो हाँ भाई ठीक, थैंक यू, बस ये होना चाहिए। तो एक बनाना पड़ेगा उस चीज को। मुझे उस समय के बारे में बताइए जब आपको चुनौती के बारे में सामना करना पड़ा है। तो भाई आपकी समस्या का लचीलापन कौशल आकलन करने के लिए होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपने कोई ऐसी सिचुएशन देखी है जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हो। हाँ सर, एक बार ब्रेकअप हुआ था तब। अरे भाई ब्रेकअप के बारे में नहीं, कंपनी के बारे में पूछ रहा है तो वो क्वेश्चन बताना है। हाँ भाई मैंने कुछ एक बार फेस किया था कि एक बार मुझे कंपनी ने बहुत बड़ा टास्क दिया जिसे मुझे करने में काफी समय लगा, लेकिन हालांकि मैंने उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से और समय पूर्वक कर दिया। तो ये आपको बताना होता है, ठीक है। तो ये समस्याओं के बारे में बताना कि मुझे ये स्किल आती थी, इस चक्कर मैंने ये सब कर लिया। ये सब मत बताना ना पर्सनल। पूछा जा रहा है नहीं आपको उस स्थिति को कैसे संभालना चाहिए जहां पर आपको साक्षात्कार में आंसर नहीं आता। देखो मुझे कोई आंसर नहीं आता है साक्षात्कार में, तो मैं क्या करूंगा, सॉरी सर मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं घर जाकर इसके बारे में जरूर पढ़ूंगा। बताना है भाई मुझे नहीं आता, मैं पढ़ लूंगा, क्या दिक्कत है। लेकिन आप बता रहे नहीं नहीं हम बताएंगे सर, रुको रुको हम बताएंगे, आ रही ना, नहीं 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 हम बताएंगे भाई, उसे ईगो पे ले जाएगा वो। तो कभी ऐसा नहीं लेना है क्वेश्चन को। मैं क्या कर रहा हूँ, 3 चीजों का ध्यान रखना, ईगो, सिचुएशन और रिलेशनशिप। सॉरी क्वेश्चन, रिलेशनशिप और सिचुएशन कभी भी ईगो पे नहीं लेनी चाहिए। क्वेश्चन को ईगो पे लिया तो माइनस मार्किंग हो जाएगी, सिचुएशन को ईगो पे लिया तो हो सकता है कि हो जाए, और रिलेशनशिप को ईगो पे लिया तो ब्रेकअप हो जाए। तो कभी ईगो पे नहीं लेना, ठीक। मैंने बता तो ईमेल भेजना क्यों है महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उसको सामने ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, थैंक यू सर आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैंने आपके सामने आपका साक्षात्कार रखा। तो वो व्यक्ति आपके बारे में वापस से सोचेगा कि हाँ व्यक्ति तो अच्छा था यार, एक बार सोच लेते हैं, ठीक है। वापस से फिर लीडरशिप की बातें आ गई। तो यही सारी बातें, सीधी सी बात याद रखो भाई, एक अच्छा नेता कौन होगा, जो सबके बारे में ध्यान रखे। नेता का काम क्या है, मैनेजर का काम क्या है, ये सारी बातें थी जो हमने अभी तक की वीडियो के अंदर पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, वीडियो नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कर देना, कमेंट जरूर करना है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप में जाना, फ्री सेक्शन में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही आपको प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना चाहिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन होगी। और क्या है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।